अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि पार्टी पार्लियामेंट की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर उन्हें कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की हिदायत दी है। अलीमा खान के मुताबिक हतमी फैसला इमरान खान ही करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ ही नहीं बल्कि सख्त इबहाम भी नजर आ रहा है। इमरान खान की बहनें बार बार ये मौक़िफ़ अपना रही हैं कि इमरान खान की हिदायत है कि इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाए, मगर इमरान खान की इस हिदायत के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में अक्सरियत ने फैसला दिया कि इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए ताकि सियासी खला हुकूमती जमातों के लिए न छोड़ा जाए। कमेटी में 12 वोट इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में जबकि 9 इसके खिलाफ आए। कमेटी के फैसले के बाद ये ऐलान भी सामने आया कि उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से टिकट दिए जाएंगे ताकि कानूनी मसाइल के बायस उन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार न दिया जा सके। इत्तलात के मुताबिक बाज़ कानूनी मुशीरों ने इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कायल करने की कोशिश की है और ये मौक़िफ़ पेश किया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मजीद अरकान नाअहल हुए तो हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसी खदशे के बायस अक्सरियत ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर तनाव बढ़ गया है। शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा जैसे रहनुमा इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। यहाँ तक कि सलमान अकरम राजा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। ताहम आज इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला पार्टी की सियासी कमेटी आज शाम करेगी। ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान खुद भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अगरचे बैरिस्टर गौहर ये मौक़िफ़ रखते हैं कि इमरान खान का फैसला ही हतमी होगा, लेकिन सियासी कमेटी में 9 के मुकाबले में 12 अरकान का इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में वोट देना इस बात की निशानदही करता है कि पीटीआई की अक्सरियत इमरान खान के फैसले की मुकम्मल हिमायत नहीं कर रही। इस सूरत हाल में असल सवाल यह है कि क्या सियासी कमेटी एक बार खान की ख्वाहिश के बरक्स इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला करेगी? फैसला साजी का बहरान पीटीआई का इम्तिहान बना हुआ है। देखना यह होगा कि आज पार्टी की सियासी कमेटी का ये तीसरा इजलास बानी के फैसले को एक बार फिर मुस्तरद करता है या मंजूर करता है। पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला बहरान का शिकार, सियासी कमेटी का बार बार इकरार, बानी का इनकार। इमरान खान क्या खेल खेल रहे हैं? ज़ैगम खान साहब, कोई कंफ्यूजन है, इबहाम क्यों है इस बात पर? क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि नहीं हिस्सा लेना। जुमेरात को भी कमेटी का इजलास हुआ, गुज़िश्ता रोज़ पीर को भी इजलास हुआ, अब आज फिर कहा गया है कि दोबारा इजलास करें, मुशावरत करें, फिर मेरे पास आए, मैं फैसला करूंगा। बहनें भी बार बार एक ही पैगाम ला रही हैं कि नहीं जाना ज़िमनी इंतखाबात में। मुश्किल कहाँ है? कंफ्यूजन है क्या किसी बात की? मुश्किल ये है कि मुर्शिद नहीं मानता, और उसकी वजह यह है कि मुर्शिद की सोच में, इमरान खान की सियासी सोच में और जो दूसरी लीडरशिप है उसकी सियासी सोच में फ़र्क है। अब हमें मालूम है कि जो पीटीआई की दूसरी लीडरशिप है वो क्या सोच रही है। वो वही सोच रही है जो हम सबको मालूम है, जो तमाम सियासी जमातों को मालूम है, और वो ये बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी खाली नहीं छोड़ सकते। ये पाकिस्तान की सियासी दुनिया का 1985 का सबक है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली छोड़ेंगे तो वोटर घर नहीं बैठता, जब वो घर नहीं बैठता तो किसी और को वोट देता है, जब वो किसी और को वोट देता है तो फिर किसी और के साथ जुड़ भी जाता है और आपका वोट बैंक लूज होता है। ये सबक 1985 में पीपल्स पार्टी ने सीखा और उसने सबको सिखाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर 2008 में नवाज शरीफ साहब बाइकाट का फैसला कर चुके थे तो बेनजीर भुट्टो उनको खींच कर वापस लाई, यही सबक बता के कि आपको नुकसान होगा, आप इलेक्शन में जरूर आए। और उस इलेक्शन में आने की वजह से सरप्राइज तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की अच्छी परफॉर्मेंस रही और उनको कम बैक का मौका मिला। लेकिन आप ये भी जहन में रखिए कि 2008 में पीटीआई ने बाइकाट किया और उसको उस बाइकाट का भी फायदा हुआ। तो सियासी जो कमेटी है उस लिवरेज को बरकरार रखना चाहती है और ये जो ट्रेडिशनल विजडम है सियासत की वो इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान की जो सोच है वो गैर सियासी सोच है। वो एक पॉपुलिस्ट के तौर पर या गैर रिवायती सोच कह रहे हैं, गैर सियासी की बजाय मैं ये कहूँगा कि एक पॉपुलिस्ट के तौर पर, मुकम्मल तौर पर एक गैर रिवायती अंदाज से सोचते हैं
और सरप्राइज। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर इमरान खान साहब का ही फैसला चलना है, जो बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं, बहनें भी आकर कह रही हैं, तो फिर कमेटी ने तो जुमेरात को भी फैसला दिया, गुज़िश्ता रोज भी फैसला दे दिया, तो फिर आज दोबारा से कमेटी को क्यों बैठने का कहा गया? क्या कमेटी पर दबाव हो कि फैसला तो वो करें जो खान साहब को चाहिए, और अगर खान साहब ने अपनी करनी है तो 2 इजलास काफी थे बताने के लिए कमेटी क्या सोच रही है? देखिए, जब कोई लीडर इस तरह से करता है और फैसला को डिले करता है तो इसका मतलब है वो कार्ड्स को कुछ अरसे अपने पास रखना चाहता है, या तो वो खुद इस वक्त सोच रहा है कि किस तरफ जाना है, वो अपनी ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है, ऑप्शंस क्लोज नहीं करना चाहता। इसका एक वाज़ेह मकसद तो ये है कि इमरान खान ने इस वक्त तक ऑप्शंस क्लोज नहीं की। उन्होंने ना तो इत्तफाक किया है कमेटी के साथ और न ही इख्तलाफ किया है, तमाम कार्ड्स अपने पास रखे हैं। वो असर्ट कर रहे हैं कि फैसला तो मैंने करना है, मैं वाहिद फैसला साज अथॉरिटी हूं पार्टी की, मैंने ही फैसला करना है। अब उनके लिए भी मुश्किल है। देखिए, इमरान खान की मुश्किल ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिशियन है, सख्तगीर बयानिए को हमेशा लेकर चले हैं, उन्होंने थ्रेट्स दिए हैं, उन्होंने अल्टीमेटम्स दी हैं, धमकियां दी हैं, उस पर लेकर चले हैं। और फिर एक ऐसे वक्त में जब उनकी पार्टी इतनी मुश्किलात का शिकार है, इतनी चढ़ाइयां हो रही हैं उस पर, कानून को इस तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी सजाएं दी जा रही हैं, तो इस वक्त वो कैसे नरम रवैया अपनाएं? तो वो एक सख्त गिर रवैया भी अपनाना चाहते हैं, वो एक बड़ा थ्रेट भी देना चाहते हैं कि हम सिस्टम से निकल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कार्ड्स भी ओपन करना चाहते हैं। अब देखिए, दूसरी बात जो आपने बताई वो बहुत अहम है। एक बात तो ये है कि इलेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन कायमा कमेटियों वाली बात बहुत अहम है। देखिए, कमेटियां, अब अलीमा साहबा को तो मालूम ही नहीं था जब वो बोल रही थी कि ये कमेटियां होती क्या भला है। देखिए, कमेटीज जो हैं ये असल पार्लियामेंट है, ये हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखती हैं, पॉलिसीज को देखती हैं, बजट को देखती हैं, कानून साजी को देखती हैं। दुरुस्त हो गया। ये हुकूमत के सर पर सवार होती हैं। ये बहुत बड़ी लिवरेज है जो पार्लियामेंटेरियंस खास तौर पर अपोजिशन के पास होती है हुकूमत के खिलाफ। और जो सबसे ताकतवर कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपको मालूम है वो इनके पास है। और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कितनी नाक रगड़ते हैं, क्योंकि उनके पास तमाम जो है जब अकाउंट्स आते हैं तो वो तो हर रोज खोल कर बैठेंगे, हर रोज गवर्नमेंट को एम्बेरस कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा लिवरेज, बहुत बड़ा लिवरेज है। यानी उस लिवरेज को लूज करना, देखिए आप हुकूमत से तो नहीं निकल रहे, कमेटियों से निकलने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर आप इंतहाई ताकतवर लिवरेज को लूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मुझे ये लगता है, आखिरी में 1 मिनट में इसको समेट दूंगा। देखिए, इमरान खान एक हाई स्टेक्स गेम्स कर रहे हैं। अब जो उनकी अभी तक हाई स्टेक गेम की सियासत रही है, उसमें उन्होंने अपने वोट बैंक को ना सिर्फ मजबूत रखा है बल्कि बढ़ाया है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि वो हुकूमत से बाहर रहे हैं। यानी उनकी हाई लिवरेज गेम ने उनको अवाम के साथ जोड़े रखा है और हुकूमत से बाहर रखा है। दुरुस्त, ठीक हो गया। हसन निसार साहब, 12 के मुकाबले में 9 वोट हैं जो कहते हैं कि ना जाएं ज़िमनी इंतखाब में, मगर 12 कह रहे हैं कि जाएं। 2 इजलास हो चुके, आज फिर कहा है खान साहब ने कि एक और इजलास करें, फिर मेरे पास मुशावरत करके आए, मैं हतमी फैसला करूंगा। क्या आपको लगता है कि इमरान खान को अल्टीमेटली ज़िमनी इंतखाबात में जाने का ही फैसला करना पड़ेगा? अक्लमंदी तो इसी में है, उसकी वजह है जो अभी ज़ैगम खान साहब ने जो बात की है। मैं पर्सनली जानता हूँ, चूँकि मैं उनके मसावात का सरबराह रहा हूँ, उनके अखबार का, मेरी उनके साथ काफ़ी कुर्बत थी। ये बाइकआउट करना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ज़िंदगी के चंद रिग्रेट्स में से एक था, और शी वॉज अ बॉर्न पॉलिटिशियन। अच्छा, बाकी जो आपने कहा बानी क्या खेल खेल रहे हैं, तो बानी के लिए खेल कोई नई बात नहीं है। ये आपको सियासी जवाब लगेगा नहीं, लेकिन इस पे तवज्जो दें, मसले आपके बहुत सारे हल हो जाएंगे और बाकियों के भी। सो बानी के लिए खेल तो कोई नई बात नहीं है, सारी ज़िंदगी खेलते रहे और खूब खेले। नामवर तरीन फास्ट बॉलर्स में से हैं, और फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझना हो, ये बड़ी टिप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। हालांकि मैं ABC नहीं जानता क्रिकेट की, ना मुझे दिलचस्पी है। फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझना हो तो उर्दू अदब के मकबूल तरीन मुसन्निफ हैं कर्नल शफीकुर रहमान। जिस बंदे का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना हो, वो उसके लिए ये औलिया जैसी हैसियत रखते हैं, कर्नल शफीकुर रहमान।
who retired as a general, he was a doctor, और ख़ुद भी क्रिकेट के बहुत शानदार खिलाड़ी थे। फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझें, आपके और बहुत से दीगर लोगों के मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। बस ठीक हो गया, यही जवाब है। मतलब खान साहब जेल से बैठ के जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उसके लिए सबको किसी फास्ट बॉलर की साइकोलॉजी को समझना होगा इफ्तिखार साहब। मगर जो मौक़िफ़ इस वक्त सामने बाहर आ रहा है वो वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं बार बार कि फ़ायदा नहीं है, ज़िम्नी इंतखाब में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी सीट्स गई हैं उनको क्या पैगाम जाएगा। पार्टी कमेटी बार बार कह रही है इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों कर रही है ऐसा? देखिए बात, क्योंकि खुद वो कहते हैं कि जो खान साहब का फ़ैसला वो सबका फ़ैसला। देखिए बात ये है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का जो उनका एक मुसलसल इरादा है, मुहिम है, ये उसका हिस्सा है ये बयान। जब आप कायमा कमेटियों को छोड़ देंगे, बाइकआउट कर देंगे, तो दूसरे मानों में आप उस पार्लिमानी निज़ाम से बाहर आके बैठना चाह रहे हैं, तो फिर आप अनारकी की तरफ रजू कर रहे हैं दोबारा। मैं बड़ा मुतमिन था कि चलें पार्लियामेंट में इनके मौजूदगी है, ये अकल इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन फिर वो वापस अनारकी की तरफ आना चाहते हैं। इलेक्शन ना लड़ना और उसके जो नताइज हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बताए आपको, और फिर बताया कि नवाज़ बाइकआउट करना चाहता था लेकिन बेनज़ीर के कहने पे आ गया और इलेक्शन जीत गया। ठीक है, ये जो हर वक्त मैं ना मानूं वाली बात है, ये अनारकी है, ये अनार्किस्ट रवैया है, ये मनफी रवैया है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि फास्ट बॉलर, दुनिया में एक ही फास्ट बॉलर नहीं पैदा हुआ, दुनिया में कई 100 फास्ट बॉलर होंगे, और अगर हम उनका देखें कि उनके एवरेज क्या है तो शायद बहुत की एवरेज इससे बेहतर हो। तो ये कोई बात नहीं है कि एक फास्ट बॉलर जो है वो साइकोलॉजी की नफ्सियात और जी, सोच तो की एक तो नहीं है ना, एक तो नहीं है ना दुनिया में। सियासत में कोई एक ही आए होंगे जो वजीर आज़म के ओहदे तक पहुंचे। मैं बहस में जारी रहा उसने, तो आप नफ्सियात की बात कर रही हैं ना, एक तो नहीं है ना। हाँ। अजीब बात है। फिर एक बात हमें और समझाई जाती है कि बहुत बड़ा मजमा इनके साथ बैठा है, तैयार बैठा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जो फैसला नहीं कर रहा कि इलेक्शन लड़ने नहीं लड़ने हैं, ये एक कार्ड है जो ये खेलना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये इलेक्शन में जाते हैं और हार जाते हैं तो फिर कहा जाएगा कि ये इलेक्शन में धांधली हुई। इसलिए गालिबन वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि उनको अब खदशा है कि जितना वोट बैंक उनका था उस वोट बैंक में कमी हुई है, और उस कमी के वजूहात उनकी हरकत हैं कि हर 4 दिन के बाद लोगों को कहना है कि सड़कों पे आओ और हमारे साथ खड़े हो जाओ। लोगों ने ऐसा नहीं किया और लोग ऐसा कर नहीं सकते। किसी भी सिस्टम के अंदर रोज़ाना हंगामा नहीं हो सकता, और ना ही रोज़ाना जुलूस निकाले जा सकते हैं, जलसे किए जा सकते हैं। और अब खुद पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत यहाँ पे बातें की जाती हैं सियासी पार्टियों के बारे में कि ये घरों की लौंडियाँ हैं पार्टियाँ, तो फिर ये पार्टी क्या है, इस पार्टी का रवैया क्या है? यानी पार्टी की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में अक्सरियत फैसला करती है कि हमें जाना है अपना ज़िमनी इंतखाबात में, तो कहा जाता है कि नहीं। तो फिर हम लोग दूसरी सियासी पार्टियों के बारे में इस किस्म की तंजिया रवैये को क्यों जारी रखे हुए हैं? तो ये मान लें, जिस तरह बेटों को बुला के कोशिश की गई वरासत की सियासत करने की, और जिस तरह बहनें सियासत को लेके आगे चल रही हैं, और जिस तरह के ये मैसेज ये दे रहे थे, ये क्या है सारा? इस पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल था कि ये पार्टी सिर्फ इक़्तिदार की पार्टी नहीं होगी, ये तब्दीली की पार्टी होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो कुछ आज हो रहा है और आज तक मैं देख रहा हूँ, उसे लग रहा है ये भी दूसरी पार्टियों की तरह एक ऐसी पार्टी है जो इक़्तिदार में, जो इक़्तिदार में हर कीमत पर जाना चाहती है, उसके सामने कोई असूल नहीं है जो दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ हो। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, क्या जो करीबी दोस्त वकला सियासी साथी मौजूद हैं, क्या वो राय बदल रहे हैं खान साहब की, वो इसलिए कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या सियासी कमेटी जो है वो अपनी सियासत को नया रुख देना चाह रही है, वो समझती है जाना ज़रूरी है फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल?
अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक तो इस सारे इनका जो एक क्राइसिस है पीटीआई का, उसमें हलीमा खान एक अजब किस्म का किरदार बन के सामने आई है। उनके सामने आने से पार्टी यकजा नहीं हुई, इकट्ठी नहीं हुई, पार्टी में तफरीक आई है। इससे आपको हलीमा खान की पर्सनालिटी की या उनके जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसका समझ आती है कि वो पार्टी को इकट्ठा करने वाली पर्सनालिटी नहीं है। तो वो पार्टी के हक में या पार्टी के लिए एक अच्छा, शायद किसी एक छोटा रोल, ज़िमनी रोल तो अदा कर सकती हैं अगर वो सियासी ज़हन रखती हैं, लेकिन वो अगर सियासत तौर पर मेन लीडर होकर सामने आना चाहती हैं तो वो उस काबिल नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा बानी खेल क्या खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है बानी तो मैदान में ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गेंद जो है वो रेफरी के पास है, खेल के मैदान में बानी के पास नहीं। तो अगर गेंद ही नहीं है तो वो खेल क्या खेल सकता है। कोशिश वो कर रहा है कि अपनी टीम को मैदान में उतारे या ना उतारे, क्योंकि उसको पता है कि गेंद रेफरी के हाथ में है। तो यही एक मखमसा है जिसको वो हल करने की कोशिश कर रहा। दो किस्म के जहन आपने इंडिकेट किया और ऐसा ही होना चाहिए था। एक वो है जिनको खौफ है कि इस दफा हमें फिर हरा कर, जिस तरीके से उन्होंने 8 फरवरी को हराया था, हमें हरा कर गालिबन ये एक मुसलमा किस्म का एक इमेज देंगे पाकिस्तानियों को कि ये पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है, जिसका खौफ रखती है ये पार्टी कि क्या ये जिंदा भी रहेगी, सियासत लेके आगे चल भी पाएगी या नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, सियासत में रेलेवेंट रहने के लिए हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। किसी भी पार्टी के अंदर 2 किस्म की, 3 किस्म की, 4 किस्म की आरा हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा अजीब सी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, पार्टी के अंदर डिबेट होनी चाहिए। हाँ, इमरान खान के पास कौन लोग जाके क्या बात करते हैं, अगर ये फैसला हलीमा खान उनसे सुन के आई या कह के आई और कहा कि नहीं उनके हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन जब शेख वकास अकरम जाते हैं तो कहते हैं कि रिश्ता दोबारा बुला लो, दोबारा बात कर लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक तरफ बहन के साथ बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ एक सियासी जहन की बात भी कर रहे हैं। तो गालिबन यही फैसला वो एक दोबारा से सियासी पार्टी में ना किसी को शर्मिंदगी देने के लिए अपनी बहन को खासतौर पर मेरे ख्याल में वो भी चाहते हैं। एक फैसला उनका ये था कि वो जो अचकजई साहब को उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में जब डिक्लेयर किया तो फैसला साथ ये भी आया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, जो कि एक सियासी जहन जिस तरीके से सोचता है। अगर वो अचकजई साहब की सोच थी या उनके किसी और बंदे की जो सियासत उनका पैगाम लेके गया था या जिसने अपॉइंट, तो उनकी सियासी जहन का ये कंक्लूजन था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी खेल है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जिंदा रहना है अपने तौर पर, उसके बाद फिर अपनी पार्टी की सियासत को और फिर इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए अपनी जगह बनानी है। अगर इन 3 चीज़ों को देखा जाए तो उसको ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। उसकी पार्टी की मेजॉरिटी का जो जहन है वो बेहतर जहन है, बेहतर सोच है। एक और चीज़, हर हार में हार नहीं हुआ करती, कुछ हारों में लोग जीत भी जाते हैं, तो हार के भी जीतने वाले लोगों की तरफ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप हारेंगे भी तो लोग फिर भी आपको देखेंगे कि आप हार रहे हैं लेकिन आपने मुकाबला किया और मैदान में हारे, और किस वजह से हारे वो भी लोग देख लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर सोच यही होगी जब भी फैसला करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा पार्टी को जरूर लेना चाहिए। और आज कमेटी का देखना ये कि कमेटी क्या मुशावरत करती है और आने वाले दिन में क्या अपना फैसला जाके इमरान खान को बताती है, और फिर वो हतमी फैसला करेंगे कि पार्टी ने ज़िमनी इंतखाब में उतरना है या नहीं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मॉनसून और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पंजाब के दरियाओं में इस वक्त पानी तबाही मचा रहा है, अगले साल इससे 22% ज्यादा को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। हम वार्निंग्स और तखमीनों पर कब तक खड़े रहेंगे, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स 45% तेजी से पिघल रहे हैं। अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं बचेगा। शदीद खुश्क साली और कहत जैसी सूरत हाल हो सकती है। दरियाओं, पहाड़ों, नदी नालों के किनारों पर तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी नागुज़ीर हो चुकी है। मॉनसून के रवां सीजन का 7वां स्पेल जारी है, जबकि 8वां स्पेल 2 से 11 सितंबर तक मुतवक्के है। अब तक होने वाले नुकसानात की मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 800 अफराद जान से गए, 1100 अफराद जख्मी हो चुके हैं, 7000 मकानात को नुकसान पहुंचा है, 5500 से जायद मवेशी हलाक हुए। ज़राअत को होने वाले नुकसान का तखमीना भी बाकी है।
पाक फौज समेत मुख्तलिफ इदारों के रेस्क्यू ऑपरेशंस में 1,70,000 से ज्यादा अफराद को बचाया गया है। मुतासिरा इलाकों में 2100 टन से ज्यादा रिलीफ सामान दिया गया है। NDMA के मुताबिक अगले साल 22% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, 22%, जिसकी वजह से सैलाब ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी सैलाब की तबाहकारियां जारी थीं कि दूसरी जानिब भारत की आबी जारहियत और दरियाई सतलुज में पानी छोड़ने के सबब कसूर और गंडा सिंह में मुतादिद गाँव ज़ेर आब है। सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और जंग से मुल्का इलाकों को भी मुतासर कर सकता है। ये सारी सूरत हाल महज बारिशों या पड़ोसी मुल्क की आबी जारहियत तक महदूद नहीं। बारिशें और कुदरती आफात अपनी जगह एक हकीकत हैं, मगर असल तबाही हमारी नाकिस मनसूबाबंदी, माहौलियाती गफलत और कमज़ोर निज़ाम की है, जिसने इन आफात के असरात को कई गुना बढ़ा दिया है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज किसी एक सूबे या हुकूमत का मसला नहीं, बल्कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हटकर पूरे मुल्क का मुश्तरका चैलेंज है, जिसके हल के लिए कौमी सतह पर यकसां तैयारी और हिकमत अमली नागुज़ीर है। कभी पानी की कमी और खुश्क साली का सामना, तो कभी तबाहकुन बारिशों और सैलाब का। लेकिन हमारी रियासती और शहरी हिकमत अमली अब तक इन माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक ढलने में नाकाम है। की कटाई, दरिया के किनारों पर कब्जे, गैर मनसूबाबंदी शुदा तामीरात सैलाब की तबाही बढ़ा रही हैं, और हम आज भी सिर्फ वार्निंग्स और तखमीने लगाने तक महदूद हैं। क्यों? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, मानसून सैलाब की तबाहकारियां, मुश्तरका चैलेंज, अगले साल 22% जायद बारिशें, मजीद तबाही का खदशा, क्या हम वार्निंग्स और तखमीनों से आगे बढ़ पाएंगे? ज़ैगम साहब, 2012 में एक नेशनल पॉलिसी आती है, 21 में अपडेट किया जाता है। विफाकी सतह तो छोड़े, सूबों की जिम्मेदारी थी, मगर हर आने वाली हुकूमत एक पॉलिसी, कोई पेपर वर्क और पॉलिसीज रख देती है। अमली तौर पर ग्राउंड पे कुछ नहीं है, पेपर्स पर सब मौजूद है। क्यों? पॉलिसियां तो दे रहे हैं ना जी, पॉलिसियों की तारीफें कर देते हैं कि सोचते रहते हैं। सर, डूबने वाले पॉलिसियों के कागजों की कश्तियां बना के क्या बचेंगे? और आपको पता है ये पॉलिसियां क्यों बन जाती हैं? इस तरह की पॉलिसियां इस वजह से बन जाती हैं कि बैनुल अक़वामी फंडिंग अवेलेबल होती है, बिल्कुल, और बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं। वो पॉलिसियां बनाते हैं, उनके भी पैसे बनते हैं, इनके भी पैसे बनते हैं। ये पॉलिसियां इस वजह से नहीं बनती कि हुकूमत पाकिस्तान की अपनी कोई कमिटमेंट होती है और वो कोई सीरियस थॉट इतने बड़े मसले को दे रहे होते हैं। और आप जो बता रही हैं, देखिए मामला तो 2010 के फ्लड से शुरू हुआ ना, जब सुपर फ्लड आया। बिल्कुल, साल से हमें पता है कि मुश्किलात आ रही हैं। इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी है, और कितनी बड़ी मुसीबत है कि दुनिया के जो सबसे मुतासरा तरीन मुल्क हैं क्लाइमेट चेंज के, पाकिस्तान उनमें से एक है। और फिर मुतासरा में आप देखिए कि हमारी तो 40% तकरीबन आधी आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिसकी फसलें भी बह रही हैं, जिसका लाइफ स्टॉक भी बह रहा है। और हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो हाल है कि लोग अपने घर में डूब के मर रहे हैं, अपने घरों की छतों के नीचे मर रहे हैं। तो मनसूबा साजी अगर नहीं होगी, एक बड़ी प्लानिंग नहीं होगी, फिर यही होगा ना। और इस वक्त आप देखिए कुछ चीजें हमें नजर भी नहीं आ रही जो हो रही हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्लाइमेट माइग्रेशन हो रही है इस वक्त। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, जैकबाबाद और सिब्बी जैसे, वहां छोड़ के लोग जा रहे हैं, सदियों से जहां रह रहे थे। और इस वक्त आपके शुमाली इलाकों में ग्लेशियर फटने और फ्लडिंग की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घर बार छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन एक रियलिटी बन चुकी है। और हुकूमत कर क्या रही है? कर रही है कि पहला नंबर रिलीफ, नोट बांटने हैं, बोरियां देनी, अच्छी बात है, जरूरी काम है, करें, बट रिलीफ तक रह रहे हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनको ना मजबूत किया गया है, ना वो किसी काबिल है, खास तौर पे जिले की सतह के जो सबसे अहम। और अर्बन प्लानिंग का हाल आप देख लीजिए कि पानी निकलता है, आपने पानी के जो रास्ते हैं उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई। ठीक हो गया। वी नीड गुड प्लानिंग, बट वी आल्सो नीड गुड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप सीखेंगे ना कि प्लानिंग में किस चीज की तब्दीली की जरूरत हो गया। और ये इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रही है। शहजाद चौधरी साहब, 2010 से ऑनवर्ड्स 15 साल गुजर गए और आज भी चेयरमैन NDMA ये बता रहे हैं कि पहाड़ों, नदी नालों के किनारे तामीरात नागुजीर हो चुकी। सिंध जो सबसे ज्यादा मुतासरा है, 2007 से 24 के दौरान 48.8 अरब मुख्तस हुआ, उसका निस्फ बमुश्किल लग पाया है 20.2। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं, सिर्फ कागजों में क्यों? और उसके बावजूद 40 अरब डॉलर की और की तमन्ना है जी मुसद्दिक मलिक साहब की पॉलिसी में, या शरी रहमान साहबा, $40 बिलियन चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं कह दूं कि 2010 का जो फ्लड, सुपर फ्लड जिन्हें कहा जाता है, वो एक फिर भी किसी हद तक कन्वेंशनल
क्लाइमेट का एक हिस्सा था, यानी जो पहले वाले मौसमी हालात थे उनसे उसका ताल्लुक था कि हर 4-5 साल बाद क्या होता था, अल नीनो, ला नीना, ये इनके फिनोमेनाज आते थे, उससे बहुत ज़्यादा बारिश किस वक्त या ड्राउट्स आ जाते थे। लेकिन ये जो अब हो रहा है ये एक अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। ये सबसे ख़तरनाक हैं क्योंकि ये सडनली, ये आफत फ़ौरन और एकदम से आती है। करना क्या चाहिए? एक तो पहली बात तो ये है कि जो आपने हमसे पॉलिसी आज शेयर की थी, ये 2012 वाली जो पॉलिसी जो 2021 में गालिबन 2021 में इसको रिव्यू किया गया, ये पॉलिसी एक पॉलिसी पेपर की शक्ल में है। इसके बाद कोई भी सालाना इम्प्लीमेंटेशन हमें रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने, तो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी रिपोर्ट भी हर सालाना 6 महीने बाद छोड़ दें, हर सालाना एक इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी इसी पॉलिसी की हमें प्रोवाइड कर दिया करें, यानी कि हुकूमत हमारे अवाम को दे दिया करे, तो कुछ लोग इसको पढ़ लिया करेंगे, पता लगेगा हुकूमत कर क्या रही है। दूसरी बात, ये तब होगा अगर पॉलिटिकल विल होगी, उनकी ख्वाहिश होगी कि ये करें। तीसरी बात, अगर अवाम उनकी प्रायोरिटी में आते हैं तो फिर ये करेंगे। करने वाले काम मैं चंद आसान बता देता हूँ जिनका $40 अरब से तल्लक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामी मामलात हैं। पहली बात, आप जून के महीने में, मई के महीने में, मई से लेकर जून तक तजावुजात जो पानियों के रास्ते में तजावुजात और नालों में, नदियों में बन जाते हैं, उनको हटाना शुरू कर दें। ये हर साल आप एक्सरसाइज करें, मई से लेके या अप्रैल से लेके जून तक ये काम कर दिया करें। दूसरी बात, आप मौसम जब बहुत बारिशों का, जैसे अगले साल आप कह रही हैं 22, तो उससे मौसम, बारिशों के मौसम से जरा पहले बिल्कुल ट्रेवल बैन लगा दें इन शुमाली इलाका। ये भी एक सजेशन आई दी गई है एनडीएमए की तरफ। ये करें ही मत, बंद कर दें कुछ हफ्तों के लिए ट्रेवल बैन। अच्छा जी, बिल्कुल। उनको फॉरेस्टिंग का काम शुरू करें जो कि गालिबन 15-20 साल में जाके होगा, लेकिन काम शुरू कर दें उसको साइड पे, अगर आप वाकई में पाकिस्तान का भला चाहते हैं। अर्बन फ्लडिंग के लिए अपनी जो आपके इदारे हैं उनको तैयार कर लें कि भाई ये सडनली आ जाएगी, कुछ कश्तियां रख लो, कुछ लोगों को बचाने का इंतजाम रख लो। ये बड़े शहरों के अंदर खास तौर पर इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। वाटर रिजर्वॉयर्स और वाटर पूलिंग का निज़ाम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निज़ाम, ये जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम में ले आए। मैं वो एक्वाफार्स वगैरह में नहीं जाता, लेकिन ये चीजें जो की जा सकती हैं और ये बिल्कुल तमाम पॉलिसी पेपर्स पर भी इस तरह की चीजें मौजूद हैं। अभी की तलाश है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, सवाल यह है कि तबाही के बाद वार्निंग क्यों, गैर कानूनी तामीरात शुरू ही क्यों होने दी जाती हैं? जो इदारे जिम्मेदार हैं रोकने के, वो कहाँ होते हैं? क्यों सिर्फ वार्निंग्स और तखमीने हैं हमारे लिए? आयशा, मुझे एक बात बताएं, ये बाकी सब जो रोज़मर्रा के रूटीन के मामलात हैं, इनमें कौन सी खैर की खबर है? एक से एक मनहूस खबर है। यानी कूड़े के ढेर में मासूम बच्चे खाली बोतलें बेचने के लिए निकालते हैं और वो ढेर ऊपर आ जाता है, दब के मर जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ वो जो निशान नशून सड़कों पे लगाते हैं, टोपी ड्रामे करते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। अच्छा, रूटीन के मामला संभाल नहीं जा रहा है, तो आप माशाल्लाह कुदरती आफात जैसे संगीन चैलेंज को ले बैठी हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आपने सवाल सारी दुनिया के लिए कुदरती आफात है और दुनिया इसकी तैयारी कर रही है, कर भी चुकी है। भाई, मैं दुनिया बथेरी देखी हुई है मैंने भी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझने की, उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। जो रोजमर्रा के मामलात, रोजमर्रा के आम, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द ईयर, वहाँ कुछ नहीं। बहरहाल, जिस किस्म का हुक्मरान बीबी, हुक्मरान मटीरियल हमारे मनहूस मुकद्दरों में लिखा हुआ है, इसके मुकद्दर को क्यों मनहूस कह रहे हैं हसन निसार साहब? इंतजामी नाअहली को इंतजामी नाअहली तक रखें। नहीं, मैं नहूसत है। पिछले 15 साल में सारी हुकूमतें ऐसी थी, कहीं भी नहीं कर रहे। 15 साल में सारी हुकूमतें ऐसी रही। ये इस्लामी जमहूरिया प्यारा पाकिस्तान, इस्लाम का किला जहां खड़ा है, गिरवी पड़ा है, ये ओवरनाइट हो गया है। हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला है। सुन लें, बात सुन लें, वरना मुझसे सवाल ना करें। तो जिस किस्म का ये हुक्मरान मटीरियल है, इनके होते हुए कोई अहमकी
ऐसा कर सकता है। खुदा जाने पाकिस्तान में कब तक गा गे गी का राज और राग चलता रहेगा। ठीक हो गया। वैसे ये हमारे अपने गुनाहों की सदा है। वो इसलिए कि दिमाग और दिल से आरी इन नुमाइंदों को मुंतखब करने वाले भी बराबर के शरीक हैं। आई एम ऑल्सो गिल्टी। आप नहीं होगे, मैं तो नहीं, मैं मुजरिम हूँ। इफ्तिखार साहब, मैं क्या कहूँ, हसन साहब ने जो कुछ कहा। जी सर, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए सर। हम तो ये बात करने के लिए। ये मुंह शगाफियां जलेबियां तलना शुरू कर देते हैं। चले इफ्तिखार साहब की राय ले लेते, कुछ भी नहीं कहती मैं। जी इफ्तिखार साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे ख्वाहिशात होती हैं और ईमान में ताकत होती है, बकौल हसन निसार के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं बात की मैंने। क्या आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात को मैं नहीं लाता बीच में। अच्छा करते हैं, नहीं लाते, पता नहीं जिस दिन लेके आओगे क्या होगा। नहीं, ये मौलवियों का काम है, मेरा नहीं। चले हम टॉपिक पे रहते हैं। 1948 में लाहौर के नौजवानों ने 16 फुट गहरी, 148 फुट चौड़ी और 8 किलोमीटर एक नहर खोद दी थी 2 हफ्तों में। हम क्या क्या कि थक गए हैं कि बड़े शहरों के साथ ऐसी झीलें बना दो, कोई नहीं सुनता। तो इसमें किसका कसूर है? आवाम का भी कसूर है। बाकी रही ये जो होटल बने हुए हैं, जो इंक्रोचमेंट हैं, मैं चैलेंज करता हूँ मोहतरम मुसद्दक मलिक साहब को कि अगर वो संजीदा हैं और उनका वज़ीर आज़म संजीदा है कि वो दरियाओं के किनारे पे बनने वाले गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो चलिए हम सितंबर से आगाज़ करते हैं और पहले एक 5-6 दरिया पकड़ लेते हैं जो पहाड़ी इलाकों के हैं, शामिल हो जाए। वो वैसे भी तहरीक शुरू करके संभालने वाले, बिल्कुल तहरीक बना सकते हैं ताकि हम उनको हटा दें। ये तरीका, और क्या तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है। जो इल्लीगल काम कर रहा है वहाँ पर रोजगार की बात नहीं, रोजगार लीगल तरीके से होना चाहिए, कानून के अंदर निकालें वहाँ पे। मैं तैयार हूँ। चले मुसद्दक मलिक, बिस्मिल्लाह करो और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहो चले शुरू करते हैं नॉर्दर्न एरिया से और उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से ये दरिया बह के आते हैं और जो दरख्त काटे गए हैं और पड़ी हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, किसी ने हिम्मत की उन लकड़ियों को, जो चोरी की लकड़ियाँ तमाम इलाकों में पड़ी हैं, तस्वीर छप गई हैं, कोई पर्चा हुआ, कोई गिरफ्तार हुआ? किसी को गिरफ्तार करने की ताकत है? आओ ईमानदारी से इस मुहिम को चलाएं ताकि कुछ लोगों को तो बचा सकें अगले सालों में डूबने से। तो हुकूमत से दरखास्त है कि वार्निंग्स और तखमीने जो कानून बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उन पर अमल दरामद करके दिखाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।